अब हम कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन आया कि सामाजिक सर्वेक्षण या सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक अध्ययन का एक प्रमुख समाजशास्त्रीय विधि है जिसके द्वारा सामाजिक जीवन और सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक दशाओं की बड़ी सावधानी पूर्वक जांच की जाती है। तो सामाजिक सर्वेक्षण के नाम से स्पष्ट है कि समाज का सर्वे करना है कि किस में क्या समस्याएं हैं, इनका जीवन कैसा चल रहा है, इनके आपसी संबंध कैसे हैं, इनकी इसमें जांच की जाती है सामाजिक सर्वेक्षण में। इस जांच का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक जीवन को बहुत बेहतर बनाना। तो सामाजिक सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले था तथ्यों का संकलन। जो तथ्य थे समाज में, जो तथ्य थे उनका संकलन करना था। तो सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य अध्ययन हेतु चुने गए सूचनादाताओं से उन सामाजिक जीवन तथा सामाजिक समस्याओं के संबंधों में तथ्यों का संकलन करते थे। मतलब इन्हें समस्या कैसी आई, समस्या क्यों है, कैसे ठीक होगी, इस तरीके से ये अपने तथ्य जुटाते थे, अपनी जानकारी लेते थे। तो पहली हेडिंग होगी तथ्यों का संकलन। दूसरी है समस्याओं का अध्ययन। समाज में क्या समस्याएं हैं उनका सर्वे करके और क्या उपयुक्तता है समाज में, क्या कैसा उनका व्यवहार है, इस सब का अध्ययन करके समाधान हेतु उपाय करते थे, कार्यक्रम बनाते थे। प्रत्येक समाज में जो निर्धनता है, बेरोजगारी या शिक्षा है, भ्रष्टाचार, अपराध है, बाल अपराध आदि विविध प्रकार की समस्याएं देखी गई सर्वे करने के बाद। और ये समाज को स्थिर बनाने के लिए एक चुनौती सी महसूस हुई। तो इस समस्याओं का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा किया गया। तीसरा है कार्य और कारण संबंधों की खोज। तो कार्य कारण संबंधों की खोज में सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा जो समाज की समस्याएं थी उनके कारणों का और कार्य का में क्या संबंध है उनका खोज किया और जो परिणाम निकले उनका अध्ययन किया कि समस्या का समाधान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस तरीके से, और क्या कारण है उस कारण को कैसे हटा जाए, कैसे कार्य किया जाए। तो इससे समाज में जो प्रभाव पड़ते हैं उनका पता लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है जन साधारणा की भावनाओं का अध्ययन। तो सामाजिक सर्वे के बाद यानी सोशल सर्वे का उद्देश्य ये था कि जो समाज में विवाद थे, संस्थाएं थी, जो कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थी, तब प्रगतिशील योजनाएं के बारे में लोगों की भावनाओं का पता लगाना था। इससे कि उनकी रुचियां कैसे विकसित की जाएं, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, उनका अध्ययन कर सके। प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र यानी प्रजा का तंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। तो प्रजातंत्र शब्द है जो डेमोक्रेसी शब्द से लिया गया है, इसका पर्यायवाची है। यह यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो डेमोज और एक क्रेटिया। यानी क्रेसी यानी क्रेटिया से मिलकर बना है। तो जनता की शक्ति, डेमो माने जनता और क्रेटिया माने शक्ति। इसे लोकतंत्र या जनतंत्र भी कहा जाता है। अरस्तु ने परिभाषा दी कि बहुतों का शासन यानी लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी कि जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। यह अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। तो प्रजातंत्र का क्या अर्थ है? तो प्रजातंत्र का अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से है या ऐसी शासन प्रणाली से है जिनमें लोगों का हित सबसे ऊपर है। प्रजातंत्र का अर्थ केवल शासन प्रणाली तक ही नहीं है सीमित, यह राज्य और समाज के हित तक सीमित है। उनका हित हो कैसे भी हो, यह राज्य, समाज और शासन तीनों का मिश्रण है प्रजातंत्र। राज्य का, समाज का और शासन का। राज्य के प्रकार के रूप में जो प्रजातंत्र है जनता को शासन करने या उस पर नियंत्रण करने या उसे हटाने की शक्ति देता है। तो प्रजातंत्र क्या करता है? जनता को शासन करने की शक्ति देता है।
और उसे नियंत्रण करने की शक्ति भी देता है, उसे हटाने की शक्ति भी जनता को ही देता है। समाज के रूप में प्रजातंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिससे समानता का विचार और भी ज्यादा मजबूत हो गया। व्यक्तिगत यानी लोगों की जो गरिमा सम्मान का मूल अधिक हो गया और विकास के अवसर भी प्राप्त हो गए। संपूर्ण जीवन ही बदल गया इसका। इससे यह एक ऐसी व्यवस्था थी प्रजातंत्र। प्रजातंत्र एक ऐसी व्यवस्था आज भी है कि जो व्यक्ति साध्य है और जो व्यक्तित्व का विकास इसका लक्ष्य भी है। इसका प्रजातंत्र का यह स्वतंत्रता, सामंजस्य, समरसता है, पूर्व कल्पना पर आधारित है। कौन? प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र दो प्रकार के होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जब किसी राज्य के निवासी सार्वजनिक विषयों पर सीधे सीधे रूप से विचार विमर्श करते हैं और उसके आधार पर नीतियों का निर्माण करते हैं, तो ऐसा शासन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मतलब कि जो लोग हैं वो स्वयं विचार करें, स्वयं अपने कानून बनाएं और स्वयं शासन करें, तो ऐसा होता है। अब है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जब जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण करती है, यानी कि कानून बनाती है और शासन के कार्यों को कंट्रोल करती है, तो यह अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहलाता है। वर्तमान समय में जो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र ही प्रचलित है, जो वर्तमान समय में सरकार क्या है? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, मतलब जनता किसी प्रतिनिधि को चुनती है, वो सरकार चलाता है। तो प्रजातंत्र की विशेषताएं क्या है? तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। दूसरी है समानता पर आधारित शासन, मतलब कि जो शासन है सबको सबके लिए समान हो, और उत्तरदायी शासन मतलब सबके लिए उत्तरदायी हो। और तीसरा है स्वतंत्रता की पोषक प्रणाली, मतलब सभी को स्वतंत्रता हो। कानून का शासन, और कानून का शासन चले। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, लिखित संविधान होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। ये प्रजातंत्र की विशेषताएं हैं। अब हम देखने जा रहे हैं दलितों के कल्याण हेतु क्या उपाय है, क्या सुझाव है। तो 21 सूत्रीय दलित एजेंडे को लागू किया जाना चाहिए। दूसरा जो उपाय है, दलितों की आर्थिक दशा में सुधार किया जाना चाहिए, जिससे उनका जीवन ऊंचा हो सके, और उनको शिक्षित करना चाहिए। अनुसूचित जातियों को पृथक से विद्यालय नहीं खोले जाने चाहिए, सबको साथ पढ़ाना चाहिए। अगला है धार्मिक राजनीतिक अवसरों पर भी दलित जातियों के सदस्यों को समान अवसर देना चाहिए। और अस्पृश्यता के निवारण के लिए चलचित्र, नाटक, गीतों आदि को जनमत के लिए तैयार किया जाना चाहिए, ताकि लोग छुआछूत ना माने, सभी के साथ बराबरी से कार्य करें, जनता अस्पृश्यता के दूषित परिणामों को जान सके। केंद्रीय सरकार तथा अन्य सरकारों की अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहिए, और इन लोगों की बस्ती साधारण बस्तियों में ही होनी चाहिए, दूर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि भेदभाव की प्रवृत्ति कम हो सके। सरकार द्वारा इन अनुसूचित जातियों के लोगों को आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। स्वस्थ मनोरंजन के लिए नैतिक स्तर इनका ऊंचा उठाने का सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। ये जनजातियों की समस्याओं का निवारण हो गया कि उनके साथ भेद। अब दिव्यांगों की समस्याएं क्या है? तो दिव्यांगों में की समस्याएं हम देख लेते हैं। भावनात्मक हीनता, तो दिव्यांगों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो भावना के तरीके से हीन हो जाते हैं। उनकी इस कमियों को दूर करना चाहिए, और जो हीनता की भावना जन्म ले लेती है वो क्योंकि विकास में बाधा पहुंचाती है। क्योंकि जैसे दिव्यांग हैं, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, तो दिव्यांग कहलाते हैं, जिनमें भावनात्मक हीनता पाई जाती है, क्योंकि ये सोचते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। दूसरी हेडिंग है आवश्यकता सुविधा से दूरी। जो दिव्यांगजनों की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य समस्याएं, रोजगार सुविधाओं से दूरी है, और उन्हें अधिक सुभेद बनाती है। तो उनकी समस्याएं हैं कि ना तो उनको रोजगार मिलता है और ना ही उनको स्वास्थ्य समस्याएं मुहैया कराई जाती है। तीसरी है सामाजिक बहिष्कार। जो दिव्यांग लोग होते हैं उनका समाज बहिष्कार करती है, इसलिए वो भावनाहीन हो जाते हैं और वो समाज की स्थिति में गिरावट को जन्म देता है।
मानसिक रूप से ये उत्पीड़ित होते रहते हैं और अवसादग्रस्त ही हो जाते हैं। अधिकारों का उपयोग ये नहीं कर पाते हैं, जैसे दिव्यांगजन वाक अभिव्यक्ति गरिमामय जीवन से ये दूर रहते हैं। अपर्याप्त डाटा, इनके संबंध में अपर्याप्त डाटा इनकी सुशासन से पहुंच को दूर करता है, तो इनका डाटा भी पूर्ण तरीके से सरकार के पास नहीं होता है, तो ये भी इनकी एक समस्या ही है। तो सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राथमिक सामाजिक और दूसरा परिवर्तन। तो समाज सबसे आशय है कि समाज से संबंध, मैं कई बार पेज ने समाज के सामाजिक संबंधों को एक जाल बताया है, तो मैं कई बार ने क्या बताया है, सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है समाज, क्योंकि समाज में जो संबंध है वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक जाल के रूप में। परिवर्तन शब्द का प्रयोग हम बहुत इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अर्थ के प्रति हम सचेत भी नहीं होते। परिवर्तन का अर्थ होता है किसी वस्तु, चाहे वो भौतिक तरीके से हो चाहे वो अभौतिक तरीके से हो, समय के साथ वो बदलती चली जाती। वस्तु के इस बदलाव के या स्वरूप में भी हो सकती है, किसी भी चीज़ में हो सकती है, उसका आंतरिक संगठन में भी बदलाव हो सकता है, उसके बनावट में भी बदलाव हो सकता है और उसके गुण में भी बदलाव हो सकता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यह सर्वव्यापी प्रक्रिया है, क्योंकि परिवर्तन तो हमेशा चलता रहता है। ये भौतिक जगत में परिवर्तन भी हो सकता है और जैविक जगत में भी परिवर्तन हो सकता है। सामाजिक जगत में भी परिवर्तन हो सकता है और सांस्कृतिक जगत में भी परिवर्तन हो सकता है। तो सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित होता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन होता है उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि विद्वानों का विचार तो क्या सभी कोई जानता है कि सामाजिक परिवर्तन माने समाज में होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे पहले का समाज अनपढ़ गंवार था, अब समाज शिक्षित हो चला है, औद्योगिक विकास हो चला है और उसमें साक्षर भी हो गए हैं। ये क्या है, सब परिवर्तन ही तो हुआ है। पहले लोग ज़्यादा छुआछूत मानते थे, जातिवाद करते थे, लेकिन अब जो लोग हैं शिक्षा की वजह से ये सब नहीं मानते थे। पहले रूढ़ियाओं का बोलबाला था, अब रूढ़ियाओं को समझते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं और ये इनके लक्षण भी हैं। तो परिवर्तन समाज का एक मौलिक तत्व होता है। तो सीधी सीधी बात है, जो परिवर्तन समाज का एक मौलिक तत्व है और परिवर्तन तो होगा ही निश्चित ही है। प्रत्येक समाज में परिवर्तन अलग अलग तरीके से होता है और परिवर्तन ना होने की तो कोई संभावना ही नहीं होती, परिवर्तन तो होगा ही। अब दूसरी जो विशेषता है, परिवर्तन की गति भिन्न होती है। कहीं परिवर्तन ज़्यादा हो जाता है, कहीं परिवर्तन कम हो जाता है, तो ये भिन्नता तो होती है। क्योंकि आधुनिक समाज में परिवर्तन अधिक होता है और जिन्हें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव नहीं है, तीसरी विशेषता है परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन को मापना असंभव है, क्योंकि परिवर्तन कितना हुआ है, कहाँ हुआ है, कहीं भौतिक वस्तु में परिवर्तन हुआ है, कहीं अभौतिक वस्तु में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन अमूर्त होते हैं, अमूर्त तत्वों का मापना संभव नहीं होता है। ये मनुष्य के विचार, मनोवृत्तियां, रीतियों से ही मापना संभव नहीं है। अब सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। तो जो सामाजिक परिवर्तन है उनकी निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, इसके बारे में सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्षेत्रवाद क्या है। क्या क्षेत्रवाद? क्षेत्रवाद का तात्पर्य एक ऐसे देश या देश के किसी भाग से है जब एक छोटे से क्षेत्र से होते हैं, जो आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक आदि कारणों से अपने को अलग अस्तित्व के लिए जागरूक होते हैं। क्षेत्रवाद बार बार नए राज्यों के गठन के देश की एकरूपता और अखंडता पर बुरा प्रभाव डालता है। क्षेत्रवाद के कारण केंद्र राज्य संबंध भी प्रभावित होते हैं। तो क्षेत्रवाद क्या है? जैसे कोई कहता है हमारा महोबा क्षेत्र है और हम इसी का विकास करेंगे, ये हमारा भौगोलिक एरिया है, ये पहाड़, ये नदियाँ, यहाँ तक सब हमारा अधिकार है। तो ये क्या है? राष्ट्र की अखंडता और एकता में बाधक तत्व तो है ये। सरकार पर भी ये बुरा प्रभाव डालता है। तो क्षेत्रवाद के परिणाम क्या निकलते हैं कि अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, जिसके चलते क्षेत्र के हित के समूह के नेता या उद्योगपति या राजनीतिक अपने अपने क्षेत्र के विकास को ही प्राथमिकता देते नजर आते हैं। क्षेत्रवाद के कारण ही अलगाववाद की भावना पैदा होती है और समय समय पर इसके कुछ उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। जैसे असम में अल्फा गुट, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट इत्यादि ये क्षेत्रवादी गुट होते हैं, जिसे अलगाववाद की भावना से प्रेरित होते हैं। अब देखते हैं हम लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी को समान अधिकार होता है और एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीति और सामाजिक न्याय हो, इसके साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी हो। तो देश में यह शासन प्रणाली के लोग सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।
तो लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें समाज को, व्यक्तियों को अच्छा न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय भी मिले और राजनीतिक न्याय भी मिले और स्वतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता भी हो। लोकतंत्र की राजनीतिक दल की अपनी एक भूमिका होती है, जिसका निम्नलिखित रूप से है। जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और यह कोशिश करते हैं कि चुनाव में उनके उम्मीदवार की जीत हो। राजनीतिक दल देश में व्याप्त समस्याओं को जनता के सामने रखते हैं और जनता में जागरूकता पैदा करते हैं। राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और जो राजनीतिक दल होते हैं मतदाताओं के समक्ष अपनी छवि बनाने के लिए जनता की सुख सुविधाओं के लिए कार्य करते हैं। राजनीतिक दल वाले लोग चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं। चुनाव में हारने वाले जो दल विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं, इस प्रकार वे सरकार पर अंकुश रखते हैं। राजनीतिक दल जनता को अपने भाषण के माध्यम से सरकार की नीतियों से परिचित करवाते हैं, जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करवाते हैं। राजनीतिक दल कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं और राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को रखते हैं, जिनमें से जनता अपनी पसंद का चुनाव करती है।